हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीजें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में जरूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में पौधों को जानिए भाग 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में ऊष्मा भाग 3 के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। फिर शामिल होंगे क्लास 8 में और समझेंगे कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं भाग 2 को। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की, अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा ना दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे। उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं शिवालय भी जाते थे।
उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था। मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल पार्क में पौधों के प्रकारों के बारे में चर्चा करने के बाद आज शाम को पुष्पा और पंकज सुंदर अंकल के बगीचे में मिलते हैं। सुंदर अंकल को पौधों से अत्यधिक लगाव है और वह पौधों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। अभी वह अपने पौधों की देखभाल में लगे हुए हैं। नमस्ते सुंदर अंकल। नमस्ते बच्चों, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अंकल, हमारे विज्ञान की पुस्तक में पौधों पर एक अध्याय है। क्या हम उसके बारे में आपके बगीचे में चर्चा कर सकते हैं? हाँ बच्चों, क्यों नहीं। मेरी सहायता की जरूरत हो तो बताना। शुक्रिया अंकल। पंकज, कल हमने पौधों के प्रकारों पर चर्चा की थी। अब उनके भागों पर चर्चा करते हैं। ये तो बहुत आसान है पुष्पा। पौधों के मुख्य भाग इनके तने, पत्तियां, जड़ें एवं फूल होते हैं। बिल्कुल ठीक। याद है, पौधों के प्रकारों की चर्चा करते समय हमने देखा था कि पौधों के हर प्रकार के तने अलग तरह के होते हैं। हाँ, पंकज, तना ही वह भाग है जो पौधों की ऊपरी संरचना को सहारा देता है। तने पानी और मिट्टी में विलीन खनिज पदार्थ पेड़ पौधों की शाखों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से बना भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। पत्तियों द्वारा भोजन बनाना शायद पौधे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तुम तो भोजन का ख्याल आते ही खुश हो जाते हो। अच्छा, वैसे पत्तियां एक और महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका मतलब है कि पौधे में जो अतिरिक्त जल होता है, पत्तियों की फलक या सतह से भाप बनकर उड़ जाता है। अगर मैं सही हूँ तो फलक पत्ती के चपटे हरे भाग को कहते हैं। बिल्कुल ठीक। देखो, पत्ती के मध्य में जो ये हल्की कठोर रेखा जैसी संरचना है, इसको मध्य शिरा कहते हैं। और इसके आसपास ये अन्य शिराएं हैं। शिराओं द्वारा बनाई गई इस जाली जैसी संरचना को शिरा विन्यास यानी रेटिकुलर वेन कहते हैं। अरे, हमारे घर में पानी का संचालन भी तो ऐसे ही होता है। पानी की टंकी से जो पाइप निकलता है वो सबसे चौड़ा होता है, जो फिर अन्य छोटे पाइपों में बांटता हुआ बाथरूम, किचन और बेसिन आदि में आता है। पेड़ पौधे भी ऐसे ही खाना पानी पत्तों तक पहुंचाते हैं। देखो, लगभग हर पत्ती पर इसी प्रकार का शिरा विन्यास बना हुआ है। सुंदर अंकल, जो कि उनकी बातें कुछ देर से सुन रहे थे,
आकर उनकी मदद करते हैं। तुम दोनों के सोचने का तरीका बहुत अद्भुत है। अब मैं भी कुछ बताता हूँ। ये देखो, घास की पत्तियां, ये पेड़ों की पत्तियों से अलग होती हैं। ये पतली लेकिन लंबी पत्तियां हैं और इनका शिरा विन्यास समांतर है। अरे, ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी अंकल। क्या आप इनके बारे में कुछ और रोचक बात जानते हैं? रुको 1 मिनट। सुंदर अंकल ध्यान से एक घास के पौधे को जड़ समेत उखाड़ लेते हैं। फिर एक ऐसे पौधे को उखाड़ते हैं जिसकी पत्ती पर जालिका रूपी शिरा विन्यास यानी कि रेटिकुलर वेन होता है। बच्चों, ये देखो, घास जैसे पौधे जिनका शिरा विन्यास समांतर होता है। इनकी जड़ें रेशेदार होती हैं और जिन पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है, उनकी जड़ें ऐसे मूसला जड़ें होती हैं। अंकल, ये तो बहुत ही बढ़िया जानकारी है। जड़ें भी पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होती हैं। ये जमीन में मौजूद पानी और उसमें विलीन खनिज पदार्थों को सोख लेती हैं, जो तने से होकर पौधे के हर भाग तक पहुंच जाता है। इसके अलावा जड़ें पौधों की नींव की तरह भी काम करती हैं। ये पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखती हैं। बिल्कुल सही। हमने सारी जरूरी भागों की बातें कर ली, सिवाय पुष्पों के। पुष्पा, तुम्हारे तो नाम का ही मतलब फूलों जैसी होता है ना। तुम फूलों के बारे में क्या क्या जानती हो? हाँ, यही मतलब है मेरे नाम का। इसलिए मुझे हमेशा से ही फूल बहुत पसंद है। ये कितने सारे चटक रंगों में खिलते हैं और खूबसूरत होते हैं। इनकी खुशबू भी कितनी प्यारी होती है। हाँ, क्योंकि इनकी खुशबू और रंगों से मधुमक्खियों और तितलियों जैसे कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, जो फूलों के रस का सेवन करते हैं। मधुमक्खियाँ तो फूलों के रस से शहद भी बनाती हैं। हाँ, शहद कितना स्वादिष्ट होता है। वैसे अब तो मुझे भी भूख लग गई। चलो चलकर कुछ फल खाते हैं। हाँ, मेरे पेट में तो कब से चूहे दौड़ रहे हैं। शाबाश बच्चों, अब तुम दोनों ने पौधों पर इतने अच्छे से चर्चा की है, तो फलों का सेवन तो बनता है। चलो, मैं तुम्हें अपने बागीचे के स्वादिष्ट फल खिलाता हूँ। ऊष्मा भाग 3। इस कहानी के उद्देश्य है: क. संवहन क्या होता है? ख. तटीय क्षेत्रों में प्रकृति में संवहन कैसे नजर आता है? ग. हम अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं कुछ दिनों के लिए गोवा घूमने गई थी। गोवा महाराष्ट्र में एक सुंदर समुद्र तट है। तटीय क्षेत्र में मौसम हमेशा लुभावना कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम गर्मियों में हल्के और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? आइए इस कहानी के पात्र माला और राजा के साथ इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। माँ, मुझे नहाने के लिए पानी चाहिए। क्या आप मेरे लिए पानी गर्म कर देंगी? हाँ राजा, कुछ देर रुको, पानी गर्म होने में थोड़ा समय लगेगा। अरे माँ, ये ज्वाला के पास वाला पानी जल्दी गर्म होता है ना? हाँ राजा। और फिर सारा पानी एक साथ गर्म हो जाता है। जैसा तुमने कहा कि ज्वाला के पास वाला पानी पहले गर्म होता है और वो ऊपर उठता है और आसपास का ठंडा जल उसकी जगह ले लेता है। फिर वो पानी गर्म होता है और ऊपर उठ जाता है। ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक सारा पानी गर्म हो जाता है। इसे संवहन यानी कन्वेक्शन कहते हैं।
माँ, क्या ये भी चालन यानी कंडक्शन जैसे ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है? हाँ, सही बोले तुम राजा। संवहन तरल पदार्थ और वायु में होता है। हवा भी तो सूर्य की ऊष्मा से गर्म होती है, तो क्या वह भी गर्म होकर ऊपर उठती है? चलो क्यों ना एक प्रयोग करें। हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक कांच की खुली शीशी, एक मोमबत्ती, एक अगरबत्ती। हमें कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े पर 2 छेद करने पड़ेंगे, टेप और माचिस। चलो अब इस मोमबत्ती को जलाकर उसके ऊपर ये कांच की खुली शीशी को इस प्रकार रख दो। अब ये कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े को ऐसे इसके ऊपर टेप से जोड़ दो। ये ध्यान रहे कि एक छेद बिल्कुल मोमबत्ती की लौ के ऊपर हो। अब इस दूसरे छेद पर ये अगरबत्ती जला के ऐसे रखो। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। अरे ये देखो, इस तरफ से अगरबत्ती का धुआं बाहर आ रहा है। हाँ, पर अगरबत्ती का धुआं अंदर कैसे गया? सोचो। मोमबत्ती के पास वाली गर्म हवा बाहर आ रही है और उसकी जगह पर अगरबत्ती के पास वाली ठंडी हवा दूसरे छेद से अंदर जा रही है। हाँ, और फिर वही हवा गर्म होकर मोमबत्ती के ऊपर वाले छेद से बाहर आ रही है। बहुत अच्छा बच्चों। इसका मतलब है कि गर्म हवा ऊपर उठती है और उस खाली जगह पर ठंडी हवा जगह बना लेती है। अरे माला, तुम्हें याद है हमारे स्कूल में विज्ञान की एक प्रदर्शनी में एक बच्चे ने एक मॉडल बनाया था जिसमें उसने समझाया था कि तटीय क्षेत्रों में भी ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, पर मुझे ठीक से याद नहीं है। चलो हमारी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि दिन के समय समुद्र तट पानी से जल्दी गर्म हो जाता है और वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। फिर इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी वायु उसका स्थान ले लेती है। इसे समुद्र समीर कहते हैं। रात के समय इसका उल्टा होता है। समुद्र का जल समुद्र तट से धीरे ठंडा होता है और तट से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। इसे थल समीर कहते हैं। ये तो बिल्कुल हमारे प्रयोग की तरह ही है। जैसे अगरबत्ती की तरफ से ठंडी वायु अंदर जाती है और गर्म वायु मोमबत्ती के छेद की तरफ से ऊपर आती है, वैसे ही समुद्र तट की वायु भी प्राकृतिक संवहन को दर्शाती है। सूर्य भी तो ऊष्मा प्रदान करता है, पर धरती और सूरज के बीच तो कोई माध्यम ही नहीं है, तो फिर सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? हाँ, चालन और संवहन के लिए तो माध्यम चाहिए। तो फिर सूर्य की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? चल किताब में ढूंढते हैं। देख, यहाँ लिखा है कि सूर्य से धरती पर ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा होता है। विकिरण दिखाओ मुझे। यहाँ ये भी लिखा है कि विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीकों से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। राजा, तुम कुछ गरम पहन लो, अब ठंड बढ़ गई है।
माँ, गरम कपड़े हमें गर्मी देते हैं और गर्मियों में हम हल्के रंग और हल्के कपड़े पहनते हैं। हाँ, सही बात है। गर्मी में हम हल्के रंग इसलिए पहनते हैं क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें कम गर्मी लगती है। पर गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा को अवशोषित यानी अब्सॉर्ब करते हैं, इसीलिए हमें ठंड कम लगती है। अच्छा, तो मैं जल्दी से लाल रंग का स्वेटर पहन लेता हूँ। अरे, अब तो तुम्हारा नहाने का पानी भी ठंडा हो गया। चलो, अब हम गृह कार्य कर लें, नहीं तो कल टीचर जी से डांट खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने समझा कि संवहन और विकिरण क्या होता है। हमने ये भी जाना कि तटीय क्षेत्रों में हमेशा सुहाना मौसम क्यों होता है। अब आप लोग जब कपड़े चुनने के लिए किसी रंग के बारे में सोचेंगे तो मौसम का जरूर ध्यान रखेंगे। जल्द मिलेंगे। तारा, तारा, तारा। अरे तारा, तुम चादर के नीचे हो क्या? क्या हुआ तारा? तुम यहाँ क्यों छुपी हो? और तुम्हारा शेरू वहां पड़ा हुआ है। कोई नया खेल है क्या? अब्बा, मुझे डर लग रहा है। क्यों तारा? अब्बा, शेलू तो बाहर किसी देश से बनकर आया है। मुझे डर है कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। हाँ? और फिर मैं टिंकू से फोन पर बात कर रही थी, अपने बेस्ट फ्रेंड से, तो उसने छींक दिया। हेलो टिंकू, मेरे प्यारे दोस्त। हेलो तारा, मेरी पक्की दोस्त। मुझे तुम्हारी बहुत याद। सॉरी, छींक आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तारा। तारा, कट गया। अगर कहीं टिंकू को भी कोरोना है तो अब ना मैं शेलू से खेलूंगी, ना टिंकू से फोन पर बात करूंगी। ओह, तो ये बात है। तारा, चादर से बाहर आओ तारा। डरो नहीं, मैं हूं ना। तारा, कोई दूसरे देश या जगह से आया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोरोना है। और टिंकू की छींक, कहीं मुझे उससे ये वायरस आ गया तो? तारा, हर छींक और खांसी कोरोना वायरस से नहीं जुड़ी है, और फोन पर बात करने से ये थोड़ी ही फैलती है। इधर उधर की बातों में आके तुम अपने साथ या दूसरों के साथ भेदभाव मत करो तारा। भेदभाव मतलब पापा? मतलब ये कि गलत ना होने पर भी किसी को दोष देना या उसके साथ बुरा बर्ताव करना, उसे भेदभाव कहते हैं तारा। अब्बा, याद है एक बार टीचर ने मुझे डांटा था, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी, तो मुझे कितना बुरा लगा था। कहीं शेलू को और टिंकू को भी वैसे ही तो नहीं लग रहा? हाँ तारा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा। उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। अच्छा तारा, ये बताओ, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो हम क्या करते हैं? हम उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, है ना? बिल्कुल ठीक। पर सोचो तारा, अगर हम दूसरों से भेदभाव करेंगे तो वो इसके डर से बातें छुपाएंगे, इलाज के लिए नहीं जाएंगे, इससे कोरोना वायरस और भी फैलेगा। मैं समझ गई अब्बा। सॉरी शेलू। ओह, मैं टिंकू को भी फोन करके सॉरी बोलूंगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्त टिंकू। हेलो तारा। आई एम सॉरी, मैंने डर के जल्दी जल्दी में फोन कट कर दिया था। कोई बात नहीं तारा, हम लोग पक्के दोस्त हैं ना।
अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अरे तारा, सुनो तारा, डॉक्टर अंकल को नमस्ते बोलो। हेलो, नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते तारा। अरे क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हैं? अरे कुछ नहीं, आजकल कुछ लोग डॉक्टर्स और ऐसे तमाम लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं जो कोरोना से सबको बचाने में लगे हुए हैं। पर ये तो गलत है। आप और आपके जैसे सभी लोगों को तो थैंक यू बोलना चाहिए। तारा, काश सब लोग तुम्हारी तरह सोचते। दोस्तों, कहीं आप तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना? डॉक्टर वगैरह तो हमारी मदद ही कर रहे हैं। उनके साथ बुला बुलटाव तो बहुत गलत बात है। अच्छा डॉक्टर अंकल, क्या हम आपके काम में कोई मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं तारा, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी घर में ही रहो, दूसरों की गलत बातों में मत आओ, इससे हमारा काम आसान होगा, क्योंकि ऐसे कोरोना को फैलने से हम रोक सकते हैं। ओके डॉक्टर अंकल, बाय बाय। तुम ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो तारा? वो तो मैं और अप्पा पौधों की देखभाल करेंगे, उनको पानी देंगे डॉक्टर अंकल। गार्डनिंग, ये तो बहुत मजेदार काम है तारा। अच्छा मैं भी चलता हूँ तारा, तुम कभी कभी यूं ही मुझे फोन कर लिया करो, मुझसे बातें कर लिया करो, अच्छा लगता है। जरूर डॉक्टर अंकल, बाय बाय। ओके बाय। अप्पा देखो, बुला ना देखो, बुला ना सुनो, बुला ना कहो। मजा आया ना तारा? बहुत मजा आया अप्पा। ठीक है तारा, तो ये बताओ तुमने क्या सीखा? भेदभाव से नहीं, मेल मोहब्बत का हो साथ, तो हम जरूर देंगे कोरोना को मात। हाँ? बिल्कुल सही। सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां, जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। अब तक हमने जाना बिजली विद्युत आवेशों के कारण कड़कती है। वस्तुओं को रगड़कर उनमें बिजली जैसा आवेश पैदा किया जा सकता है। आवेशों के प्रकार। एक तरह की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को दूर करती हैं। भिन्न प्रकार की आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। बिजली कड़कने वाले तूफानों से सुरक्षा के उपायों के बारे में। मम्मी, देखो कई शहरों में भूकंप की खबरें आ रही हैं। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि इस भूकंप से कितनी भयानक तबाही हुई होगी। हाँ, इन दिनों मैं भूकंप के विषय में विद्यालय का एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। देखो, मैंने अखबारों से भूकंप की कुछ तस्वीरें इकट्ठा की हैं। देखो, इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ये भूकंप बड़े बड़े भवनों, पुलों और लोगों की जान को कितना भयानक नुकसान पहुंचाते हैं।
मुझे तो दादी जी की कहानी याद आ गई। तुम्हें याद है ना, पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है और जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। हाँ, पहले लोगों को भूकंप का सही कारण नहीं पता था, इसलिए इस तरह की कहानियों पर विश्वास करते थे। असल में कारण तो कुछ और ही है। तो क्या तुम भूकंप का सही कारण बता सकती हो? मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई तक उथल-पुथल के कारण भूकंप आते हैं। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस परत को क्या कहते हैं? इसके लिए आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं। तो इस परत में ऐसा क्या होता है कि भूकंप आते हैं? हाँ, मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कुछ टुकड़े यानी प्लेटों से बनी हुई है और ये प्लेट लगातार गतिमान है। मुझे लगता है कि जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती होंगी, तो एक कंपन या झटका पैदा होता है। शायद यही झटका या कंपन पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में महसूस होता है। बहुत अच्छे सानिया, ठीक कहा। दोस्तों, यदि वैज्ञानिक भूकंप के कारण पता लगा चुके हैं, कितना अच्छा होगा अगर भूकंप के समय और स्थान के बारे में पहले ही पता चल जाए। क्या ऐसा संभव है? क्या तुम जानती हो कि भूकंप के और भी कई कारण हो सकते हैं? अच्छा हाँ, ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप तरंगे पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, क्या और भी कोई कारण हो सकता है? बताइए। हाँ, लेकिन ज्यादातर भूकंप प्लेटों की गति के कारण ही होते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएं कम क्षेत्र में होती हैं, वहां भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, हाँ, ये तो भूकंप क्षेत्र वाली बात हुई ना? कश्मीर, राजस्थान जैसे क्षेत्र वह भूकंप क्षेत्र हैं जहां भूकंप की बहुत अधिक संभावना होती है। किसी भूकंप की शक्ति की मात्रा को कैसे मापते हैं, बताओ? हाँ, रिक्टर पैमाने से मापते हैं। मैंने सुना था कि रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक वाले भूकंप बहुत विनाश कर सकते हैं। तो क्या तुम किसी ऐसे उपकरण के बारे में भी जानती हो जिससे ये पता लगाया जा सके कि कोई भूकंप कितना नुकसानदायक हो सकता है? क्या नाम है उस उपकरण का? बताइए। उस उपकरण को भूकंप लेख ही कहते हैं। इस यंत्र के साथ एक पेन भी जुड़ा होता है। हाँ, मुझे भी याद आया। यही पेन नीचे कागज पर भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन्हीं तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप की शक्ति का अनुमान लगाते होंगे। सानिया, भूकंपों की भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमें हर समय अपने बचाव के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। हाँ, हमें भूकंप का सामना करने के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। जैसे भूकंप प्रभावी क्षेत्रों में भवन भी इस तरह की सामग्री से बनाए जाते हैं कि यदि ढांचा गिर भी जाए तो अधिक नुकसान न हो। घरों को बनाते समय
और भी कई बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे भूकंप से कई बार आग लगने का भी डर होता है, इसीलिए इमारतों में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। अच्छा, मान लो अभी यहाँ भूकंप के झटके लगने लगे, तो तुम क्या करोगी? दोस्तों, आपने विद्यालय में भूकंप से बचाव के उपायों के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो आप भी मेरी मदद कीजिए। सबसे पहले हमें किसी मेज के नीचे छुपकर अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। अपने सिर को किसी सुरक्षित चीज के नीचे बचा लें तो अच्छा रहेगा। भारी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, वे हमारे ऊपर गिर सकती हैं। और क्या उपाय हो सकते हैं, आप भी पता लगाइए। सही कहा तुमने, ये सब उपाय तो तब काम आएंगे जब आप घर के अंदर हो। यदि आप घर से बाहर हो तो क्या करेंगे? हमें किसी खुली जगह पर खड़ा होना चाहिए ताकि भूकंप में कोई इमारत या पेड़ के नीचे दबने से बच सकें। हाँ, वहां खड़े रहने की बजाय जमीन पर लेट जाना बेहतर होगा। भूकंप के समय बिजली के तारों से भी दूर रहा जाए तो बेहतर होगा। दोस्तों, भूकंप से बचाव के लिए और किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, पता लगाइए। सारांश। आज हमने जाना भूकंप भूमि में प्लेटों की गति के कारण आते हैं। भूमि में होने वाले विस्फोट जैसे ज्वालामुखी के कारण आते हैं। भूकंप शक्ति को रेक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप लेखी उपकरण से भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकता है। भूकंप से बचाव के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। मेज के नीचे छिपना, खुले मैदान में जाना, बिजली तारों व भारी सामान से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम आपकी सैर कराएंगे यहां अवस्थित औषधीय गार्डन यानी हर्बल गार्डन की। इस गार्डन में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसका मुख्य मकसद इन पौधों के औषधीय गुणों को दर्शकों को बताना है। हर्बल गार्डन के मुख्य द्वार पर महर्षि धन्वंतरी के बड़े आकार की प्रतिमा लगाई गई है। गार्डन के अंदर के भाग में एक विशालकाय मूर्ति बनाई गई है, जिसके हर हिस्से में काम आने वाले औषधीय पौधों को लगाकर दर्शकों को बताने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन औषधीय पौधे किस रोग में उपयोगी हैं। पटना जू में वनस्पति प्रक्षेत्र में एक सेक्शन बनाया गया है जिसमें अलग अलग तरह के गार्डन्स के बारे में जिक्र है। उसी क्रम में आज हम लोग हर्बल गार्डन के बारे में जानेंगे और यहाँ क्या क्या प्रजातियाँ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्बल गार्डन को मेंटेन करने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में आयुर्वेदा से संबंधित और जो भी औषधीय पौधे हैं और एरोमेटिक्स प्लांट हैं उससे संबंधित लोगों को जानकारी दी जा सके। प्राचीन काल में जो आयुर्वेदा था ये हमारे एक जीवन पद्धति में शामिल था और
जो भी हमारे गांव या देहात के लोग होते हैं या पुराने लोग हैं, वो अपने जीवन में प्रतिदिन बहुत तरह के ऐसे पौधों का यूज करते हैं डेली इसमें, जिससे अलग अलग फ़ायदा होती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज का क्षरण होता जा रहा है। जो आगे आने वाली नई पीढ़ी है उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान में हर्बल गार्डन का स्थापना किया गया है महर्षि धन्वंतरी के नाम पे। हमारा हर्बल गार्डन है पटना जू का। इसमें बहुत से प्रजाति के स्पीसीज पौधे इसमें लगाए गए हैं, जैसे सर्पगंधा, सुगंधा, इसके अलावा मुस्तक हैं, अस्परागस हैं, स्टीविया हैं, और भी बहुत तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं और उनके यूजेज के बारे में भी बताया गया है। यहाँ 60 से अधिक प्रजाति के औषधीय पौधों को आप एक ही स्थान पर देख सकते हैं। यह है सर्पगंधा, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप और अनिद्रा के लिए किया जाता है। यहाँ आप कई प्रकार के तुलसी के पौधों को देख सकते हैं, जो इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तुलसी के औषधीय गुणों का आयुर्वेद में अधिक महत्व है। यहाँ आप श्याम तुलसी और आम तौर पर पाए जाने वाले तुलसी पौधों के अलावा लवंग तुलसी और कर्पूर तुलसी के पौधों को भी देख सकते हैं। भृंगराज का संपूर्ण पौधा उपयोगी है, जो बालों के लिए और आंख संबंधी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। सदाबहार का संपूर्ण पौधा मधुमेह में लाभकारी होता है। एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं, पेट के लिए अति उपयोगी माना जाता है। इस गार्डन में पौधों की जानकारी लेने हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं। बिहार सरकार के औषधि निदेशालय की ओर से उद्यान में दर्शकों को औषधीय उपचार की जानकारी भी दी जाती है और इसके लिए यहाँ चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किया गया है। औषधीय पौधों का एक अनोखा संग्रह है। यहाँ 60 से भी अधिक प्रजाति के पौधे हैं, जो कि सब पौधे अपने रूप और गुण के कारण काफ़ी लाभदायक है और अपने आप में एक अलग पहचान है। आज के प्राचीन युग में इन औषधीय पौधों का काफ़ी उपयोग किया जाता रहा है और फिर से एक प्रचलन चली है कि लोग आयुर्वेद की ओर बढ़ रहे हैं और संजय गांधी जैविक उद्यान इन औषधीय पौधों को बहुत ही अच्छे तरह से संजो कर रखा हुआ है और यहाँ पौधे पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। किस पौधे को कब पानी चाहिए, कब इसमें कोड़नी चाहिए, कब निकौनी चाहिए, कितना पानी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। 60 से भी ऊपर प्रजाति के यहाँ पौधे हैं, जैसे लाजवंती हो गया, खस हो गया, अश्वगंधा हो गया, शंख पुष्पी हो गया, वन हल्दी हो गया, और सभी पौधे कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी लाभदायक हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जू शो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे हिप्पोपोटामस के एनक्लोजर में। हिप्पो को बोलचाल की भाषा में दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है। यहाँ 3 हिप्पो मौजूद हैं, जिसमें सबसे पुराना है ये नर हिप्पो। दरियाई घोड़ा मुलायम घास और पत्तियों का शौकीन होता है। जंगलों में ये नदी और झीलों के पास रहते हैं, जहां ग्रासलैंड मौजूद हो।
दरियाई घोड़ा सब सहारन अफ्रीका के मूल निवासी हैं। हिप्पो का जन्म पानी में होता है और जन्म के समय ये 35 से 55 किलोग्राम के होते हैं। एक वयस्क नर हिप्पो का वजन 1500 से 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा हिप्पो 1350 से 2500 किलोग्राम तक की होती है। दरियाई घोड़ों की औसत ऊंचाई 130 से 165 सेंटीमीटर तक होती है और दरियाई घोड़ा औसतन 40 सालों तक जीवित रहता है। हिप्पो पानी में रहना पसंद करते हैं। ये पानी के अंदर जाकर 30 मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन पानी में ज्यादातर 3 से 5 मिनट तक गोता लगाते हैं। ये अपने विशाल जबड़े को 150 डिग्री तक खोल सकते हैं। इनका प्रजनन काल 8 महीनों का होता है और मादा हिप्पो 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। हिप्पो एक खतरनाक जानवर है और अफ्रीका में अन्य जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा लोग दरियाई घोड़ा द्वारा मारे जाते हैं। हिप्पो समूह में रहना पसंद करते हैं। एक नर के साथ 2-3 मादा भी चिड़ियाघरों में रखी जाती हैं। दुनिया भर में दरियाई घोड़ों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। हिप्पोपोटामस का साइंटिफिक नेम हिप्पोपोटामस एम्फिबियस है। पटना जू में दरियाई घोड़ा दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जैसा कि भ्रांति है कि ये गुड स्विमर होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये पानी में एक्चुअली चलते हैं और इनके पूरे स्किन पे बाल नहीं पाए जाते हैं। एक विशेष तरह की ग्रंथि होती है जिसके कारण इनका कलर रेड कलर का होता है और ये शाकाहारी जानवर हैं तथा ये मेनली जो भी घास फूस है इसे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये मूलतः मार्शी एरिया में पाया जाता है या उथले जल में पाया जाता है, कीचड़ में और पानी में इसे रहना पसंद है। और इसकी लंबाई लगभग 12 से 13 फीट तक होती है और ऊंचाई 5 फीट तक होती है। पटना जू में इनकी संख्या अभी 4 है, जिसमें 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। इन्हें 1992 में कानपुर जू से लाया गया था, फिर 1997 में एक हिप्पो को लखनऊ जू से लाया गया था। जो मेल है उसका नाम भोला है। इसके अलावा सुनीता और मौली 2 फीमेल हैं यहाँ पे, तथा इन्हें फ्लोइंग वाटर दिया जाता है क्योंकि इन्हें साफ सुथरे पानी में रहने की आदत है। अतः ऐसा ही व्यवस्था की गई है कि वो पानी हमेशा चलता रहे और ऊपर से वो गंदगी निकलती रहे, क्योंकि ये अपना यूरिनेशन डेफिकेशन सारा कुछ पानी के अंदर ही करते हैं मैक्सिमम टाइम में। 2018 में एक बच्चे का एक मेल का जन्म भी हुआ है जो काफ़ी अच्छे से अपने मदर के साथ इसमें ग्रो कर रहा है। दुनिया भर के चिड़ियाघरों में जहां ये मौजूद हैं, दर्शक इसे खूब पसंद करते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार।
तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।